हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम वालेकुम मेरा मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना भाई। असदुद्दीन अवैसी की जो इंटरव्यू है ना आपकी अदालत में, उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 2 जो मैंने पहले थे ना वो अपलोड कर दिए हुए हैं, जाके जरूर देखना। और इस दफा तो वो ऐसे ऐसे भाई बातें कर रहे हैं कि इंडियन लोग भी उनके फैन बन चुके हैं। देखते हैं आज की भी। चलिए, करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान का है। जब शशि थरूर का डेलीगेशन गया, जब आप डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया गए, उसके बाद पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो को भेजा और बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये तो रात के अंधेरे में हमला करते हैं, रात के अंधेरे में तो चोर हमला करते हैं, अगर हिम्मत है तो दिन में हमला करते। नहीं, दिन में भी हुआ ना। सेकंड टाइम जब हुआ था, सेकंड टाइम जब हमला हुआ तो दिन के उजाले में हुआ था। वो तो उनको दिक्कत आ गया। सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो अपनी माँ के हथियारों को भूल चुके हैं। बिलावल भुट्टो एक बहैसियत एक बेटे उनको याद रखना चाहिए कि उनकी माँ को टेररिस्ट ने मारा और उनकी माँ की हत्या के वक्त 135 लोगों की मौत हुई और यूनाइटेड नेशन के ने एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भिजाया। डिप्लोमेट्स थे उसमें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने शॉडी इन्वेस्टिगेशन किया, जिस जगह पर हत्या हुई उसको पानी से धो दिया, सीन ऑफ ऑफेंस को प्रिजर्व नहीं किया। तो बिलावल भुट्टो ये भी भूल गए कि उनके नाना को जिसने फांसी पे चढ़ाया था वो ये आर्मी थी। आज बिलावल भुट्टो सब तारीख को भूल गए। जो तारीख को भूल जाता है, याद रखिए, दोबारा वो विक्टिम हो जाएगा फिर। अब तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारा पानी बंद किया, अगर वाटर ट्रीटी को रिवाइव नहीं किया, तो फिर दुनिया में पहली न्यूक्लियर वाटर वॉर होगी। देखिए, इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ का हमारे पास कंडीशन है। आप यूज़ करेंगे तो जाहिर इंडिया को भी यूज़ करना पड़ेगा। और जब ये हालात ऐसे आप इस तरह की बकवास कर रहे हैं, पानी अगर आप प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ने सब ने कहा कि आप पानी ले रहे हैं, पानी को ट्रीटी का हमने अबेंस में रखा, ट्रीटी ख़त्म नहीं हुई। पानी आज भी जा रहा है, क्योंकि हम पानी कहाँ रखेंगे, पानी आज भी जा रहा है। मगर हम ये कंट्रोल कर रहे हैं कि तुमको पानी, जब तुम बीज बोओगे उस वक्त पानी नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि तुम भारत में दहशतगर्दी के बीज बो रहे हो पिछले 70 साल से। अगर तुम्हारे किसानों को पानी चाहिए तो तुमको भारत में वो ये ख़त्म करना पड़ेगा। पानी तो आज भी जा रहा है, मगर हम कंट्रोल कर रहे हैं पानी को। तो ये बोलना कि हम ऐसा करेंगे, बिलावल भुट्टो इस तरह की बचपने की गुफ्तगू ना करें। वो देख लें, भारत की ताकत को महसूस कर चुके हैं। और कोई आज इस देश में एक मूड ये है कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क हमारे देश में आतंकवाद करेगा, गवर्नमेंट किसी की भी, आज मोदी है कल नहीं रहेंगे, मगर एक तो बन चुका है ना, एक आपने एक बना दिया एक चीज़ को, उसको दूसरी सरकार को भी करना पड़ेगा। अब तीसरी बार जब होगा, चौथी बार जब होगा, तो कहाँ पे होगा फिर, ये उनको समझना चाहिए। कहाँ पे होगा? कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। हमने सिर्फ आपके रनवे पे किया है, कहीं आपका पूरा एयरबेस ना चला जाए, कहीं आपका जितने भी आपकी अहम मुकामात हैं, अगर आप भारत की डैम्स पर या पानी के नाम पर आप करेंगे तो क्या हम क्या चुड़ियाँ पहन के बैठे हैं? ये हमारी फौज किस लिए रखी गई है? मोदी जी कहते हैं ना के लिए। वो हमने दिवाली पे चलाने के लिए हथियार हम रखे हैं क्या? पूरा इतना ले रहे हैं, क्या करने के लिए? देश की सुरक्षा के लिए तो लेकर रखे हैं। तो अगर आप इस तरह की बकवास करेंगे तो जो 7 और 8 के दिन हुआ और 9 और 10 के दिन हुआ, उनको सीखना चाहिए उससे। अब शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि रात को 2:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी और पता चला कि भारत की ब्रह्मोस अंदर तक पहुंच गई। वो हमारे हैदराबादी ज़बान में बोलते हैं कि हम सिर्फ तुमको झलक दिखाए बेटा। तो वो तो ब्रह्मोस मिसाइल है। अगर आप और हिमाकत करते तो जाहिर है फिर समंदर से भी कुछ होता, आपके समंदर से भी कुछ होता आपके ऊपर। तो ये गलत फहमी है पाकिस्तान को कि हमने ऐसा कर दिया था, वैसा कुछ नहीं किया आपने। भारत की मिलिट्री सुप्रीमेसी बरकरार थी
और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उनका तो ये कहना है कि अगर हमारा पानी बंद करोगे, सिर्फ बिलावल भुट्टो की बात नहीं, मैं पाकिस्तान की फ़ौज की बात कह रहा हूँ, तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। नहीं, आपकी आबादी कितनी है, हमारी आबादी कितनी है, आप नहीं ये सांसें कैसा बंद करेंगे आप कहाँ से आप पहले तो बलूचियों पे हमला बंद करिए, आप पहले ईरान की आउटपोस्ट पे हमला बंद करिए। सबसे पहले आप ये पाकिस्तान की आवाम को बताइए कि आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या डील कर ली है, वो बताइए ट्रंप से आपने डील क्या करके आए हैं। डील देखिए, ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस लेकर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप ने उनको सिर्फ वहां पर बिठाकर खाना खिलाया। ट्रंप ने कुछ कहा होगा कि बेटा अब उस बॉर्डर पर तुमको कुछ करना है, हमारे लिए नाचना पड़ेगा, तो नचाएंगे उनको वहां पर। मैं सुना है कि जो अमेरिका के स्पाई प्लेन्स है वो ऑलरेडी ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर तैनात कर दी है उन्होंने। नहीं रही, इनका एक एयर बेस है, वो तो पूरा यूएस के कंट्रोल में है, वो यूएस के कंट्रोल में आज भी उनके। भारत में किसी दूसरे देश का कोई बेस नहीं है। हम ना यहाँ टेररिस्ट कैंप्स चलाते किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ। ये तो सब बुराइयां उन्हीं के पास है, पूरी दुनिया का कैंसर उनके पास है टेररिज्म का, तो वो कर रहे हैं। तो कोई उनका पड़ोसी से उनके ताल्लुकात क्या है बता लीजिए। अब तो तालिबान उनके खिलाफ हो गया। तालिबान भारत से कह रहा है कि आप हमारी मदद करिए, हमारा इतना आउटराइट सपोर्ट कर रहा है, और वो हमारे लिए जो पोर्ट हम ईरान में बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उससे हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में हमारा एंट्री होगी, वो बहुत स्ट्रेटेजिक होगा। लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के एयरबेस से उनका एयर स्पेस यूज़ करने के लिए मुनीर साहब को बिरयानी खिला रहा है? नहीं, बिरयानी तो नहीं खिलाया होगा, स्टेक खाने के आए थे मुनीर को तो वो खाए होंगे बिल्कुल। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो बोलना है कि उन्होंने आसिम मुनीर ने कहा ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलेगा और इसलिए उसने बुला लिया उनको, नहीं, यकीनन कुछ और बात है, और वो सामने आ जाएगा, देखना आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में। वैसे साहब, डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह जानते हैं कि उसामा बिन लादेन कहाँ छुपा हुआ था, वो ये भी जानते हैं कि हाफिज़ सईद कहाँ छुपा हुआ है। ये सब लोग अमेरिका की टेररिस्ट लिस्ट पर हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों? ये तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ेगा कि आप आखिर ऐसा क्या उनमें देख चुके हैं कि जहां पर आप ही के कंट्री के प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स आज पब्लिकली मीटिंग कर भारत के खिलाफ बकवास बक रहे हैं, तो आप कैसे उनको टॉलरेट कर रहे हैं? तो ये देखिए, इन लोगों की जो डबल पॉलिसी रही है ना, इसी से विश्व में कई जगह पर इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है। आप अफ़गानिस्तान में गए, रातों रात आपने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया, ये और बात है कि थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई वहाँ पर। वियतनाम गए, क्या हुआ आपको, क्या मिला आपको? इराक़ में आप गए, आपने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हुआ, कुछ नहीं मिला। तो ये हालिया 20-25 साल में तो इनकी तारीख रही है। तो इससे हमको कॉशियस रहने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमको भी एक स्टैंड लेना चाहिए ताइवान के ऊपर, हमको भी एक स्टैंड लेना चाहिए, चाहे जो भी स्टैंड हो, तभी इनको समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं भारत के अंदर आपकी देशभक्ति के कारण, जो आपने सिंदूर के बाद आवाज़ उठाई है। मैं जानना चाहता हूं सर, आप अपनी पार्टी का नाम सेकुलर पार्टी रखेंगे? नाम ऐसा होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सभी में लोकप्रिय हो। एक दूसरा सर, मैं ये चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जैसे सनातन धर्म में बहुत सुधार किए थे, ऐसे ही आप इस्लाम की क्रूरता और कट्टरता के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सर आप डॉक्टर अंबेडकर जी की तरह आप इस्लाम के अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो क्रूरता कट्टरता, उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे सर? जब मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ तो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। उनका कहना है कि अब आपकी जो पार्टी है और आप अब पूरे हिंदुस्तान में एक्सेप्टेबल है। जो कुछ भी मैंने कहा है उसमें मेरा कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव या कामयाबी हासिल करने का मकसद नहीं था। मैं बोला हूँ तो
अपनी पार्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बाजू रख के बोला हूँ, क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये पहलगाम की लाशों के ऊपर कोई सियासत करेगा क्या? बताइए आप। जो कुछ पहलगाम में हमने देखा, आपने देखा, हमने किसी के मरने से दर्दनाक चलना भी नज़ारों फायदा को था। देखा। माने वो लोग तो जो जिनको गोली मारी वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर जिन्होंने जिंदा छोड़ दिया वो तो क्या गुजर रही होंगे आज भी सोचिए आप। उन बच्चों के ऊपर, उन माओं के ऊपर, माने वो तो जिंदगी भर का गम लेकर सही बात, जिएंगे वो जब सदमे तक से नहीं जिंदा निकल रहेंगे। पाए। तो अब रहा साल पार्टी के नाम का, तो वो एक लंबी बहस है। अकाली दल है, शिवसेना, दो हो गए, तो उसको आप क्या बोलेंगे? आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप है कि विदेशों में डेलीगेशन ले जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। ओवैसी साहब, आप भी डेलीगेशन लेकर के गए थे। भारत ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ही कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ उसका। देखिए, हम डेलीगेशन में अब गए हैं तो हम देश के लिए गए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं गए। तो ना हम प्रधानमंत्री के लिए गए, ना किसी के लिए गए, हम देश के लिए गए, क्योंकि इसमें तो कोई विप तो जारी नहीं हुआ कि आप, ये तो कंट्री का मामला था, देश। अब हम बहरीन गए। बहरीन से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। बहरीन अब नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। पाकिस्तान चेयरमैन है, हमको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ डेलीगेशन गया। ये लोग ये भूल रहे हैं कि 2019 में बहरीन ने हमको एक वांटेड टेररिस्ट भारत को दिया। ये लोग ये भूल रहे हैं कि बहरीन में उनकी आबादी 7 लाख है, 3 लाख तो भारत के नागरिक वहाँ पर काम करते। और अहम बात यह है कि 2018 में जब पाकिस्तान को FATF में डाला गया तो बहरीन ने हमारी मदद की थी। बावजूद वो GCC का मेंबर है, एक मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने हमारी मदद की। दूसरा, हम कुवैत को गए। कुवैत में 10 लाख भारत के लोग रहते हैं, और कुवैत ने भी हमको शायद 2019 में एक वांटेड टेररिस्ट को दिया। कुवैत ने भी हमको, ये चारों कंट्रीज, हमारा जो ग्रुप गया, ये मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं, और इनकी हमको मदद की ज़रूरत है। कुवैत के हमने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, वहाँ के उनके पास जो शूरा है वो, उनसे मुलाकात की। बहरीन में जैसे हमारा लोकसभा है, उसका जो स्पीकर है वो बेंगलुरु का पड़ा हुआ है। उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ। जब मैंने उनको याद दिलाया कि सर, बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर टेररिज्म का अटैक हुआ था, उन्होंने कहा कि यस, मैं बेंगलुरु में पढ़ा हूँ, वो तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहा है, मुझे जानता हूँ, मुझे तकलीफ़ है उस बात की। कुवैत को गए, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को जब गए, वहाँ पर क्या 27 लाख भारत के लोग काम करते हैं, और हमने वहाँ पर बोला, उनको याद दिलाया कि 2012 में आपके उलमाओं ने टेररिज्म के खिलाफ फतवा दिया था, और उस फतवे में आपने कहा था कि अगर पैसा भी इस्तेमाल होगा तो टेररिज्म है। तो जितने हम उनके फॉरेन ऑफिस के डेलीगेट्स, उनके ज़िम्मेदारों से मिले, वो बोले कि हाँ, बिल्कुल सही करें, हमने फतवा दिया। हमने उनको याद दिलाया कि मई 2003 में रियाद में। आज की वीडियो तैयार देखा ही आप सबने। असदुद्दीन ओवैसी जो है ना, अपने मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उन्होंने बयानात दिए हैं, उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। पहले उनको ना बहुत ज्यादा मतलब इंडियंस जो हैं, खास तौर पे उनको हमें बड़ी नफरत की निगाह से, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि इनको बड़ा मतलब लोग समझते थे कि हाँ, ये जो है ना मतलब लोगों अच्छा नहीं है, और मतलब तोड़ता है लोगों को, जोड़ना नहीं जानता। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे जैसे उसने जाके पाकिस्तान के बारे में बातें की है ना, कि पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया, पाकिस्तान को हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब हम उनको उनकी नींदें हराम कर दी, और हमने उन पर अटैक किया, तो अपना जो एक बदला है वो पूरा ले लिया। मतलब एक अपना जो एक कंट्री के साथ मोहब्बत होती है ना, जो वो उन्होंने जाहिर किया ना, तो इसकी वजह से लोग जो है उनका बहुत बड़े जो है एक फैन बन चुके हैं, और इनकी बहुत ज्यादा बातें जो है ना
वो ऑथेंटिक भी थी। जो उन्होंने बातें की हैं ना, बिना सर पैर के बातें नहीं की, जो बातें की हैं वो अच्छी भी मुझे लगी हैं। और आप सबको पता ही है भाई, ये जब वार हुई तो उसमें क्या हुआ कि भाई दोनों जानिब से नुकसान तो दोनों का ही हुआ बहुत ज्यादा। तो अगर ये एक सीज फायर हो गया तो इससे फायदा दोनों कंट्रीज का है। अगर ये सीज फायर ना होता तो आप सोचिए, अगर अभी तक वॉर चल रही होती तो आपको भी कितना नुकसान हो जाता, कितनी जानों का नुकसान होना था। मैं सोच रही हूँ अम्मी, इतना दुनिया में नुकसान हो रहा है। अब देखे, पहले इंडिया में जो है पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, कितना नुकसान हुआ। फिर ईरान इसराइल की कितनी जाने गई, फलस्तीन इसराइल की, फिर यूक्रेन रशिया की। उसके बाद हादसा क्या हो रहे हैं, प्लेन इंडिया में क्रैश हो जाता है, पाकिस्तान में वो दरिया में लोग हैं वो इस तरह से बह जाते हैं। कितना मतलब क्या खलबली मची हुई है इस दुनिया में। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ना एक ये दुनिया खत्म होने वाली है। हमें, आपको भी ऐसा ही लगता है? डर बहुत लगता है, मतलब खत्म होने वाली लग रहा है आपको भी ऐसा? क्योंकि अल्लाह टाल दे। अभी आप नहीं चाहती दुनिया खत्म हो जाए ना? खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। दुनिया तो रंगीन बड़ी है, रंगीन है, लेकिन जो जो हादसा अब हमें देखने में मिल रहे हैं ना, ये तो बहुत दुखी है। इतने ज्यादा दुख देने वाले हादसा हो रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा। हम करते रहते हैं, हम दुश्मनी में की बातें करते हैं, हम इंडिया को हरा देंगे, हम पाकिस्तान को हरा देंगे, लेकिन यार ये बातों में क्या रखा है? आप देखें कि जाने की कैसे जा रही हैं, क्या वो जाने वापस आ सकती हैं? इन नफरतों की वजह से जाने वापस आ सकती हैं? जो इन जाने जो जाती है ना, मुझे सबसे ज्यादा दुख एक किसी भी इंसान, जानदार इंसान की जान जाने में जब जाती है ना, तो कसम से बड़ा दुख, बड़ी तकलीफ होती है कि यार किस तरह से वो लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, जिनका कोई कसूर भी नहीं होता, छोटे छोटे मासूम बच्चे। क्योंकि जब जंग होती है फिर उसमें ना बच्चे देखे जाते हैं, ना औरतें, ना जवान, ना बूढ़े, कोई नहीं देखा जाता। जहाँ पे अटैक हो गया, जहाँ पे जो हुआ तो चलो जी सब खत्म, जो बचा गया मर गया, हाँ बस खत्म हो गया। तो ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन चलो अब इंडिया वो अपना वो तरक्की करे, हमें खुशी है इस चीज की कि वो बहुत ज्यादा तरक्की करे, हम भी तरक्की करें। आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमारा हमसाया कंट्री जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ा। लेकिन जब सियासत पे आके जब लोग नफरत की बातें करते हैं ना, तो मतलब वोट हासिल करने के लिए नफरत बढ़ाने की क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगी इंडिया में बातें की जाती है, पाकिस्तान में भी बातें करते हैं वोट हासिल करने के लिए। हमेशा कश्मीर का पंगा इन्होंने अड़ाया होता है, तो जिसकी वजह से लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होने नहीं देते, नफरत ही के बीज बोते रहते हैं। और ये नफरत एक दिन इनको ही ले डूबेगी। नफरत से कभी मतलब फायदा नहीं हुआ, हमेशा इंसान को नुकसान ही हुआ। तो आप इस हवाले से असदुद्दीन अवैसी का जो इंटरव्यू, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बताइएगा जरूर। फिर मिलता है कौन दिन। थैंक यू।